जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 19 तक कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग का जो 20वां है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, ये जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक है, इसमें टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट अग्निशमन सेवा के लिए दिया गया था। तो हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आपका जो PDF है वो भी दिया जा रहा है। तो PDF के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 से लेकर जो 20 तक प्रैक्टिस सेट है सभी का PDF प्रोवाइड किया जाएंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि समान अध्ययन से, और कह रहा है कि मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है। यहाँ पर मैसूर के शासक परिवार का नाम पूछा जा रहा है कि क्या है, तो इसका बडियार परिवार है। ठीक, यहाँ पर क्या नाम है, बडियार परिवार। बडियार का जो अर्थ होता है भगवान होता है। ठीक, और आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि जो आप 1 से लेकर 20 तक सेट प्रैक्टिस अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से किए, तो ये आपका कैसा रहा, ये इसमें जो प्रश्न का लेवल है वो कैसा है, आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि जो सांची का स्तूप है वह किस यहाँ पर कहाँ स्थित है। ठीक, किस राज्य में, तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है मध्यपुर में स्थित है। देखिए जो मध्यपुर में एक रायसेन जिला है, रायसेन जिला के सांची शहर में ये जो स्तूप है स्थित है, इसलिए इसको सांची का स्तूप कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है तीसरे नंबर के, इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग से आर्य समाज के संस्थापक पूछा गया है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 जनवरी 1824 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर चौथे नंबर जो प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके द्वारा जीता गया था, तो वह जीता गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा यह जो युद्ध है यह जीता गया था। यह कब हुआ था, तो आपका ये जो बक्सर का युद्ध है 14 जनवरी 1761 में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। ठीक, यहाँ पर हम लोग जब आज 20 कंप्लीट करेंगे लेंगे, तो आपका जो कल से एक मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट में आपको वहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको भी लगाइएगा मॉक टेस्ट को। चलिए अगला हम लोग का जो 5वें नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठे नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल ... प्रदेश में है। देखिए जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो किस प्रदेश में है, यानी कि किस राज्य में है, यही पूछा गया है। तो वह है आपका राजस्थान में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये जो भारत में, देखिए जो थार मरुस्थल है भारत के विशाल मरुस्थल है, इसके थार मरुस्थल यहाँ पर जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल, और ये राजस्थान से होकर और यहाँ पर कुछ हरियाणा पंजाब में ये भी है फैला हुआ है, तो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 7वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि जो कौन सा रेल मार्ग है विश्व के धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। तो देखिए जो जम्मू बारामूला मार्ग है ये आपका जो धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम यात्री रेल ... में चली थी। देखिए जो भारत की प्रथम यात्री रेल जो है आपको कब चली थी, तो 1853 में चलाई गई थी। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को यह चलाई गई थी। इसकी जो टोटल लंबाई की हम लोग बात करें तो 34 किलोमीटर तक ये जो है रेल चलाई गई थी, जिसमें पहली बार लोगों ने 400 सफ़र किया था। कितने लोग, 400 लोगों ने सफ़र किया था इसमें। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक, तो यह मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा ... में स्थित है। देखिए जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, वह है आपका भारत में। ठीक, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, भारत में है। देखिए जो भारत में हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो रोहतांग दर्रा है भारत के हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर सिर्फ देश दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर भारत कर लेंगे, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। यहाँ पर जो हरित क्रांति का प्रभाव है सबसे ज़्यादा किसके उत्पादन पर पड़ा था, तो बिल्कुल वह जो पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा पड़ा था। देखिए जो 1966 में यह जो हरित क्रांति आई था
इसके जो हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे, पहली बार जो 1966 में आया था। तो यह इसके जो प्रोफेसर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग थे और ये 1966 में आया था, जिसमें गेहूं की पैदावार पर ज़्यादा वृद्धि यानी प्रभाव देखने को मिला था। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग है। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है, तो वह है आपको 1300 किलोमीटर। कितनी है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नदी है। यह कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश गुजरात में, और इसका जो दूसरा नाम है रेवा नदी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, और इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12वें नंबर प्रश्न है कि पटना डॉट डॉट नदी के किनारे बसा है। जो देखिए पटना है आपको गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन से नेता सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता से जुड़े थे? देखिए जो सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता से जुड़े थे वो कौन नेता थे? तो बिल्कुल यहाँ पर वह नेता हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। देखिए जो जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 19 अप्रैल 1954 में इन्होंने गया बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसलिए उसको सर्वोदय, ये जो क्या बोलते हैं, सर्वोदय आंदोलन का नेता माना जाता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है 14वें नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1955 में लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है 15वें नंबर प्रश्न है कि उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है उस तरल का हम लोग को नाम बताना है, तो वह हो जाएगा आपका जीव द्रव्य जिसमें कोशिकाएं तैरती है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर है कि निम्न में से वायु जनित रोग का पहचान करें। वायु जनित रोग को हम लोग को पहचान करना है, तो वह जो देखिए यहाँ पर सामान्य जुकाम या फिर तपेदिक टीबी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर वायु जनित रोग है। ये वायु में फैला हुआ रोग वायरस के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 17वें नंबर है कि चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। चुंबकत्व का जब लोग जांच करेंगे तो ये आपको आकर्षण करेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? ठीक, आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि नहीं होती है, तो देखिए यहाँ पर जो, हाँ बिल्कुल, ये जो आपका अंध स्थल होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, इसमें आपका जो संवेदी कोशिका नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रोनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है। देखिए जो अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रोनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको कहते हैं शिविर प्रणाली। क्या कहते हैं उसको? शिविर प्रणाली कहते हैं। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लाफिंग गैस, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का जो नाइट्रस ऑक्साइड आमतौर पर हंसने वाला गैस को कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है। कमरे के तापमान पर यह रंगहीन और ये ज्वलनशील गैस है जिसमें मामूली धातु की खुशबू के स्वाद होते हैं। इसमें कुछ धातु जैसी खुशबू की स्वाद होती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में प्रजनन प्रक्रिया इसके द्वारा आरंभ किया जाता है। किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? मनुष्य में जो प्रजनन है तो बिल्कुल वह किया जाता है किसके द्वारा? वह हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि घरों में यहाँ पर भूसंपकन, ये जो भूसंपकन घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर प्रदान किया जाता है बिजली के झटके को। ठीक है, यहाँ पर घरों में भूसंकंपन के लिए, यहाँ पर भूसंकंपन के लिए जो घरों इसमें बचाने के लिए प्रदान किया जाता है वो आपको बिजली के झटके से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर एक कर लीजिएगा।
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है। जिम्नोस्पर्म में जो सामान्यतः उपस्थित जल चालक है वो कौन से है? जल चालक ऊतक है पूछा गया है, तो वो कौन से है? वह हो जाएंगे आपका राइट आंसर, हाँ बिल्कुल ये ट्रैकिड हो जाएंगे। ठीक है, आपको राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, या क्या 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 आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो आदान प्रदान किए जाते हैं बिल्कुल इसमें किया जाता है आपका आयन आदान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा, इसमें आयन आदान प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम लोग का, हाँ बिल्कुल अगला जो हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है। एक पुरुष हार्मोन हमसे पूछा गया है, आप लोग बताइए कि पुरुष हार्मोन कौन सा है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है आपका एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है एक पुरुष हार्मोन है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिमाण है। देखिए जो वनोन्मूलन, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिमाण है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि केवल आवास का विनाश, केवल भूमंडलीय उष्मीकरण का भूमंडलीय उष्मीकरण उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। ठीक, देखिए जब वनों को काटा और जलाया जाता है तो वह ये जो वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक, जब वनों को काटा और जलाया जाता है तो इसको वनोन्मूलन कहते हैं। और विकास कार्य आवासीय जरूरतों, उद्योगों और खनिज शोषणों के उद्योग से वनों की कटाई होती है, जिसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान पहुंचता है। ये बिल्कुल सही है, जो वन का कटाव होगा तो इसमें पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन खराब होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो उपयोग में से सभी हो जाएगा, ये जो वनोन्मूलन में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? तो इसमें वास्तविक वाहिकाएं होती है। ठीक, एंजियोस्पर्म में वास्तविक वाहिकाएं होती है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जल रोगाणुनाशक के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन। यहाँ पर हम लोग का जो पूछा गया है कि रोगाणुनाशक के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन कौन सा है, तो बिल्कुल वह हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिए क्लोरीन। देखिए जो जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन नामक जो रासायनिक तत्व है उसको मिलाया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का पॉइंट है 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का देखिए, यह जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का जो मुख्य कारण इसका उपयोग है, किसका उपयोग है? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर एक कर लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि वो प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की, तो वो कौन है? वह हो जाएंगे बिल्कुल आपको पंडित रविशंकर। ठीक है, यहाँ पर आप राइट आंसर सी करें। देखिए जो पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। वे एक महान सितार वादक एवं संगीतज्ञ थे। बस आपको इतना याद रखना है पंडित रविशंकर के बारे में, जन्म 1920 में, और ये सितार वादक और संगीतज्ञ थे। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार ... के लिए दिया जाता है। ठीक है, हम लोग का पूछा गया कि जो अर्जुन पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है, तो यह खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ है यह 1961 में हुआ था। ठीक, इसमें आपको 5 लाख रुपया दिया जाता है। इस मतलब पुरस्कार के रूप में आपको 5 लाख की राशि दी जाती है और एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 32 नंबर है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है ... से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है लाइकेन से। ठीक, राइट आंसर सही हो जाएगा। ये जो लिटमस है एक प्राकृतिक रंजक है जो कि लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है 33 नंबर है कि मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन
इसके द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है कंठ के द्वारा, ठीक। ध्वनि का जो उत्पादन है वो कंठ के द्वारा होता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 34 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की गति होती है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो इसमें आपका गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की, अगला जो प्रश्न है हम लोग का 35 नंबर है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में उपयुक्त होने वाला ईंधन। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है, तो वह ईंधन है आपका यूरेनियम, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि यहाँ पर पद प्रोटोप्लाज्मा किसने प्रतिपादित किया। ये जो पद प्रोटोप्लाज्मा है ये इसे किसने प्रतिपादित किया, तो इसको प्रतिपादित किया गया था पुरकिंजे के द्वारा, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा क्नॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ये दो वैज्ञानिक हैं जो जर्मन के हैं, ये रुस्का तथा क्नॉल, ये अपने किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो यह जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आविष्कार के लिए, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें हम लोग का ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जो मीथेन है ये ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 39 नंबर है कि हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम यहाँ पर संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि हालांकि जो चांदी है वो बिजली का सर्वश्रेष्ठतम संवाहक है, यानी कि अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि वह महंगी है, ठीक है। यह महंगी चांदी महंगी होने के कारण इसको तार में नहीं बनाया जाता है, तार में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, करे कि डॉट में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं, तो धारीदार पेशी में ये हल्के गहरे और बंद होते हैं, ठीक। गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। ये प्रश्न है जो हम लोग का सेट 19 में भी आया था ये प्रश्न। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो बिल्कुल यह किया गया था शकों के द्वारा। किसके द्वारा, शकों के द्वारा। यहाँ पर आपको राइट आंसर सी कर लीजिएगा। देखिए जो दूसरा विदेशी आक्रमण तो शकों ने, और पहला यूरोपीय आक्रमण तो शकों ने, ठीक। अगला जो पॉइंट हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। ये जो व्याकरण जो पतंजलि है ये किसका समकालीन था पूछा गया है, तो यह गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन था। कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी के समकालीन तो जो पतंजलि था, ठीक। अगला हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं 43 नंबर की सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया। ये जो लंबा अभिलेख है पूछा गया कि किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, किस राज्य के द्वारा जारी किया गया था, तो यह जारी किया गया था पार्थर्व राजा गंदोफिनर्स के द्वारा, ठीक। यहाँ पर जो पूछा गया हम लोग से प्रश्न की जो ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया, तो यह जारी किया गया था पार्थर्व राजा गंदोफिनर्स के द्वारा, ठीक। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन था भारतीय यूनानी राज्य, कौन था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जडरेसिया था। कौन सा, जडरेसिया, राइट आंसर जडरेसिया, सी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 45 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारत आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, ठीक। हम लोग से पूछा है कि जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कालक्रम के अनुसार हम लोग को सजाना है, तो पहला हो जाएगा शक, उसके बाद यूनान और उसके बाद कुषाण हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 46 नंबर प्रश्न है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है।
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट जो मंदिर है वो कौन सा है? तो यह जो है भूमरा का शिव मंदिर है। ठीक है, आपको राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यह भी भूमरा का शिव मंदिर है। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? हम लोग से पूछा गया कि जो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का जो निर्माण है वह गुप्त काल में हुआ था। तो वह हुआ था आपका 16, 17 और 19। यहाँ पर देखिए कोडिंग के भाषा में आपको जो गुफाओं का नाम दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो 16 जो नाम दिया गया है यह है आपका बिहार, ये बौद्ध बिहारों का गुफा। और जो 17 नंबर है ये आपका चैत्यो में अजंता की गुफा है। और जो 19 नंबर है यह आपका बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग के माध्यम से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप फिर से हम बता दे रहे हैं, पहला जो है जो 16 नंबर ये बौद्ध बिहारों का है, जो दूसरा जो 17 नंबर है ये चैत्यो में अजंता का है, और जो 19 नंबर है ये बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, चलिए तो आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट हम लोग का 48 नंबर प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक जो हरिसेन थे यह किसके दरबारी कवि थे? तो यह आपका जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आपको याद रखना है, राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि गुप्त काल की सोना, यहाँ पर गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। देखिए जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा उसको क्या कहा जाता था? तो उसको दिनार कहा जाता था। क्या प्रकार राइट आंसर, उसको दिनार आपको याद रखिएगा। जो गुप्त काल में है उसको सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, यानी कि ये जो गुप्त काल में जो भू राजस्व की जो यानी भू का कर होता है, राजस्व का मतलब, तो इसका दर क्या थी? तो वह जो दर थी वह उपज का छठा भाग, कितना? उपज का 1/6 भाग ये जो कर थी यानी कि भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रसंग यहाँ पर प्रगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? देखिए यहाँ पर जो मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रगण में प्रसिद्ध स्थित जो लौह स्तंभ है मेहरौली में, यह किसके स्मृति में बनाया गया था? तो यही हम लोग को बताना है। तो यह बनाया गया था चंद्र के स्मृति में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 52 नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि को उनकी एक्सरे के लिए 1901 में भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था यह? तो यह मिला था विल्हेम रॉन्टजन को एक्सरे। ठीक है, यह एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व है? यहाँ पर वर्चस्व होता है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर कुछ ही विक्रेताओं का जो वर्चस्व होता है वो अल्पाधिकार में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया जाएगा अल्पाधिकार में। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वह खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक, जे थॉमसन के द्वारा, राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो 1906 में जो नोबेल पुरस्कार जीता गया था वह सेटियांगो रेमन वाई केजल के द्वारा वह जीता गया था 1906 में नोबेल पुरस्कार। आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 56 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा ... कहलाती है। ठीक, यहाँ पर पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच का जो अंतिम रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग से प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम हम लोग को बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो वह नदी है आपका यंगत्सी नदी। या क्या है? यंगत्सी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। इसको और भी कई नामों से जानता है, इसको चंगजियांग के नाम से भी जानते हैं, यंगजी के नाम से भी जानते हैं, तो कई नाम है इसका। चलिए
अगला हम लोग का जो प्रश्न है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डॉट 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 का खिताब मिला जिसका अर्थ विश्व विजेता है, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो इसको कौन सा किताब मिला था? तो इसको जहांगीर का किताब मिला था जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट में डॉट डॉट वे यानी कि कौवे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की गई थी। तो देखिए जो 86वें संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसी के तहत सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था की गई थी। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी डॉट 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 का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्षों का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक, यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। ठीक, अकबर का जन्म हुमायूं के निवासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्षों का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर में हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डॉट डॉट दिवस मनाया जाता है। तो 23 आपको याद रखना है, 23 मार्च को कौन से दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो बनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 आपको याद रखना है कि जो 23 मार्च 1931 के मध्य रात्रि को अंग्रेजों हुकूमत में भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया। शहीद दिवस के रूप में जाना जाने वाला यह दिन यूँ तो भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, यह भारतीय इतिहास के लिए काला दिन भी माना जाता है 23 मार्च। अगला जो प्रश्न हम लोग के यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? ठीक, यहाँ पर 1799 में जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था? पहला है यहाँ पर हम लोग का लेह पैलेस, हवा महल। तो यहाँ पर अब जो को राइट आंसर में हवा महल हो जाएगा। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप के द्वारा करवाया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापारी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वह विशेषता जो थी निर्यात अधिवेश विशेषता। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर 64वां प्रश्न, इसको देखते हैं। प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के समय निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल डॉट शहर की चरमोत्सव कला, यहाँ पर चरमोत्सव वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन के समय विक्टोरिया महल मेमोरियल किस शहर में बनाया गया था? तो बिल्कुल वह बनाया गया था कोलकाता में बनाया गया था। ठीक, जो आपका शहर चरमोत्सव वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो हम लोग का प्रश्न 65 नंबर है कि थायमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? हम लोग का थायमस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है, स्रावित होता है? तो इसमें आपका जो है थायोमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद दौड़ के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां है। तो ये सभी जो है शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 67 नंबर है कि जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला जो हम लोग का प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 59 नंबर प्रश्न
69 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय देखिए 1975 और 77 के बीच इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि यदि प्रच्छदृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो दर्पण का प्रयोग किया गया है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पर हम लोग प्रश्न को फिर से देखते हैं। यदि प्रच्छदृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 71वां प्रश्न है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? अधिकतम देशों से होकर गुजरती है कौन सी नदी? तो ये डैन्यूब नदी। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी कर लीजिएगा, जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। अगला जो प्रश्न हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। हम लोग का एक तरफ नृत्य गाना है और यहाँ पर दूसरी तरफ नृत्य है। ये राधा रेड्डी, ठीक है, ये जो राधा रेड्डी नृत्य है तो ये आपका कुचिपुड़ी का है। ठीक, दूसरा है कि पद्म सुब्रमण्यम, ये किसका नृत्य है? तो ये जो नृत्य है भारतनाट्यम का नृत्य है। और हम लोग का सितार देवी जो है कथक का नृत्य है। ठीक, चलिए यहाँ पर कूट भाषा में बोलना है तो हम लोग का कूट भाषा में आप लोग सीख कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का जो 73 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसके बना होता है? तो 70% जो भाग होता है सूर्य का वह हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है? ये जो फ्रेंडशिप हाईवे है चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है? तो यह चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी करें। देखिए जो चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है यह 800 किलोमीटर लंबा हाईवे है। फ्रेंडशिप हाईवे तिब्बत को नेपाल से जोड़ता है, तिब्बत को नेपाल एवं चीन से जोड़ता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 75 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो पहली बार जो संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 76वां प्रश्न है कि कंडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कंडला है यह प्रसिद्ध किसके लिए आपको बताना है? यह प्रसिद्ध है आपको निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक, यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो कंडला है यह प्रसिद्ध है। कंडला एक बंदरगाह है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का हिंदी से प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला जो 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर इसमें से नहीं है? स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो यहाँ है यह स्वर नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? पहला है मऊर, मील, वचन और मध्य। तो इसमें विदेशी जो शब्द है वह जो मील है वो विदेशी है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा है, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय कीजिए। इस वाक्य में जो यहाँ पर पढ़ता है ये कैसा पद है? तो देखिए ये जो पद है सकर्मक क्रिया है एक, तो दूसरे में कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है और एक वचन और पुल्लिंग में है। ठीक, सभी आपको यहाँ पर पाँच का हम लोग विग्रह कर दिए। सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, एक वचन में है और ये पुल्लिंग है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 81 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का इसमें से कौन सा अर्थ पूछा गया कि नहीं है? तो चंद्रमा जो है कनक का अर्थ नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है, वह समास कौन सा है? तो बिल्कुल जिसमें आपका पूछा गया कि पदों के बीच और शब्द का जो लोप रहता है वह समास होता है आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 83 नंबर प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और
एक विधेय होता है वह कैसे वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वह वाक्य होता है सरल वाक्य। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है, प्रश्न हम लोग का 84 नंबर। निम्न हम बोल रहे हैं, यहाँ पर है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोपोजिशन। हम लोग को प्रोपोजिशन चूज करना है। तो वाक्य है यहाँ पर कि अ प्रिजनर वाज अकाउज्ड डॉट मर्डर, तो यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी के लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एवरी सैटरडे द क्लास डॉट ऑन द 10th फ्लोर, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका जो मिट का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर मिट्स का प्रयोग होगा। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिए। यहाँ पर मिट्स का प्रयोग क्यों होगा, तो देखिए जो मिट्स का प्रयोग होगा यहाँ पर यदि वाक्य सेंटेंस जो है डेली एवरी होता है या फिर एवरी वीक होता है, मंथ होता है, तो इसमें आपका जो वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए 86 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। हम लोग को खोजना है कि कौन से वाक्य में एरर है। तो देखिए इसमें जो एरर है आपका ऑप्शन 3 में एरर है। कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जो पॉल्यूटिंग है वहाँ पर पॉल्यूटिंग के जगह पर पैल्यूट का प्रयोग होगा, तो इसलिए यह गलत है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि हिंदी फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन ऑपरेटिव वर्ड। यहाँ पर ऑपरेटिव वर्ड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेटेड इट बाय सिलेक्टिंग द ऑपरेटिव ऑप्शन। यहाँ पर जो वाक्य है द प्रिंसिपल डॉट द ऑडियंस फॉर देयर विजिट दैट डे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका थैंक यू का प्रयोग होगा। थैंक यू का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर थैंक यू का प्रयोग क्यों हुआ है। तो ये जो थैंक यू का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट, ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो वी वर्ब का सेकेंड रूप प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए हैस्टी है, इसका जो हैस्टिंग का अर्थ होता है क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है कि तीव्र, यानी कि तीव्र गति से कोई कार्य करना, यहाँ पर तीव्र होता है। तो यहाँ पर इसका जो हम लोग को पर्यायवाची शब्द खोजना है, तो यहाँ पर क्विक होगा। क्विक मतलब भी फास्ट होता है और इसके मतलब भी फास्ट होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 89 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर हम लोग का इंट्रोगेट का जो हम लोग का ऑपोजिट मीनिंग खोजना है। तो देखिए इसका मतलब होता है पूछताछ, और पूछताछ का मतलब उल्टा हो जाएगा रिप्लाई देना। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग का 90 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन, यहाँ पर 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज। यहाँ पर हॉर्स अराउंड का जो हम लोग का यहाँ पर, हाँ बिल्कुल हॉर्स अराउंड के यहाँ पर हम लोग का होता है कि बेवकूफ़, इसका जो तात्पर्य होता है कि बेवकूफ़ की तरह बर्ताव करना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सही अर्थ होगा टू बिहेव इन यहाँ पर टू बिहेव इन आ सिली एंड नॉइजली वाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका गणित का है, तो आप इसको PDF के साथ सॉल्व कीजिएगा। और ये जो हम लोग का स्टेट प्रैक्टिस था वो 20 हम लोगों ने अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से, तो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। और मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक्स।